अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम चैप्टर नंबर 6 का शुरुआत कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 6 में हम ली शॉर्टेज प्रिंसिपल को लेक्चर 01 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम का हम शुरुआत कर चुके हैं और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारा पहला टॉपिक था डिस्क्राइब केमिकल इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो याद रखिए कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही पढ़ते हैं। व्हाट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाट इज फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हाट इज बैकवर्ड रिएक्शन और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। ये दो टॉपिक्स थे जो कि इस चैप्टर में पहले आते हैं, लेकिन मैंने इन दोनों को छोड़ दिया। हमने ले शॉर्टेज प्रिंसिपल को शुरू किया। क्यों? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये दो लेक्चर्स एक लेक्चर में मैं कर चुका हूँ मेरे इसी ही यूट्यूब चैनल पर हमारी केमिस्ट्री में। अगर आप लोग सर्च करें क्लास 10th केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर 01 तो वहाँ पर आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में डिटेल से एक लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटेल से समझें और फिर आके मेरे साथ आप लोग ली शॉर्टेज प्रिंसिपल पढ़े। क्योंकि अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम को नहीं पढ़ा है तो आप ली शॉर्टेज प्रिंसिपल को नहीं समझते। आपने रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं पहचाना है, इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं जाना है और फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में नहीं जाना है तो आप ली शॉर्टेज प्रिंसिपल नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप लोग पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, चाहे आप लोग अपनी बुक्स में देखते हैं, हमारे क्लास 11th में भी है, क्लास 10th में भी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। या वहाँ पर नहीं देखते किसी और यूट्यूब चैनल पर, अगर वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरी इसी ही चैनल पर यानी हमारी केमिस्ट्री पर आपको ये वाला लेक्चर क्लास 10th लेक्चर 01 में केमिकल इक्विलिब्रियम आपको मिल सकता है। तो आप लोग वहाँ से ये देख लें। तो हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे ली शॉर्टेज प्रिंसिपल। तो ली शॉर्टेज प्रिंसिपल हमें इफेक्ट के बारे में बता रहा है कि हमारे पास कंसंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर या वॉल्यूम का या कैटलिस्ट का हमारे पास इनका क्या असर होता है एक केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल बी है रिएक्शन जिसमें हमारे पास ए प्लस बी रिएक्ट करके सी प्लस डी बना रहा है और यहाँ पर ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये इसका बैकवर्ड रिएक्शन है। जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इस रिवर्सिबल रिएक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है और ये बहुत ही स्टेबल पॉइंट होता है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का कोई भी रिवर्सिबल नहीं चाहता कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाए, लॉस हो जाए। अब अगर आप इसके लिए ये कंडीशन यानी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीन कंडीशंस या आप इनर्ट मटेरियल जो है, इनर्ट मटेरियल भी अब आप लोग कह सकते हैं, लेकिन इनका कुछ अलग फंडा है, वो हम अलग लेक्चर में समझेंगे अगर मौका मिला। आज जो हम पढ़ेंगे वो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एक और टर्म है कंसंट्रेशन सी। कि जब तक हम इन चार टर्म्स को, चार वेरिएबल्स को, कंसंट्रेशन को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, वॉल्यूम को इस इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो कि अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, जब तक हम इन चारों में से किसी एक कंडीशन को डिस्टर्ब नहीं करते तब तक हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन मेंटेन रहेगा एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे हम या कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं यानी इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, या प्रेशर को डिस्टर्ब करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इसी तरह टेम्परेचर या वॉल्यूम को डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारा इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर इस डिस्टर्बेंस को किस तरह खत्म किया जाता है और क्या होता है, ये हमें कौन एक्सप्लेन करवाता है? ली शॉर्टेज प्रिंसिपल। तो ये ली शॉर्टेज प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको आप लोग लिखें कि बाय चेंजिंग concentration, pressure, volume or temperature, or by adding an inert material to a reversible reaction at its equilibrium point
या इक्विलिब्रियम पोजीशन by changing concentration, pressure, volume or temperature, or by adding an inert material to a reversible reaction at its equilibrium position. The equilibrium disturbs the equilibrium point, yeah, the equilibrium of this reaction disturbs of this reaction disturbs, मतलब अब ये रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम पर नहीं रहता, चेंज हो जाता है. So to attain the equilibrium position, again दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन को हासिल करने के लिए द रिवर्सिबल रिएक्शन या द रिएक्शन, क्योंकि अभी हमें पता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही बात हो रही है, द रिवर्सिबल रिएक्शन will shift either in forward or in backward direction in order to undo the change. कहते हैं कि लेट सपोज आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच चुका है. अब आप इनमें क्या करते हैं, या कंसंट्रेशन इसमें चेंज करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, या प्रेशर या टेम्परेचर या वॉल्यूम, या आप इसमें कोई इनर्ट मटेरियल डालते हैं, तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन फिर से हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि दिस इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. और इसके लिए वो क्या करेगा, या तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड रिएक्शन, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसलिए कि जो चेंज आप कर चुके हैं वो चेंज क्या हो जाए, खत्म हो जाए. तो ये हमारे पास है ली शार्टर प्रिंसिपल. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा डिफिनेशन के जरिए. अब हम पढ़ते हैं पहले इफेक्ट कंसंट्रेशन का, कि केमिकल इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन का किस तरह इफेक्ट होता है और ली शार्टर प्रिंसिपल के जरिए हम इस इफेक्ट को किस तरह अनडू कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास, अच्छा पहले हम लिखते हैं कंसंट्रेशन. नंबर 1 हमारे पास कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं कि जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर क्या होता है, और अकॉर्डिंग टू ली शार्टर प्रिंसिपल हम फॉरवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड जाते हैं, क्या होता है अब हम देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन हमें अमोनिया दे रही है. इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, ये बैकवर्ड रिएक्शन. अब जरा देख लें, मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन में से मैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करता हूँ. जब मैं इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. और जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए वो क्या करेगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कि वो आपके इस चेंज को अंडू करे. यानी आपने क्या किया है, नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या करेगा, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन या इक्विलिब्रियम क्या करेगा, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा. क्योंकि आपने इंक्रीज किया है तो वो इस चेंज को अंडू किस तरह करेगा, कि वो इसको डिक्रीज करेगा. तो मुझे पता है कि इस मतलब इस पर्पस के लिए कि वो नाइट्रोजन को डिक्रीज करे, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करे, हमारा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सॉरी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में. अब जरा देख ले, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ तो मेरे पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है और अमोनिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमोनिया बन रही है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही है. लेकिन अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो मेरे पास अमोनिया इस्तेमाल हो रही है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बन रहे हैं. यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. तो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ. अब वो क्या हमारा रिएक्शन हुआ,
नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा ताकि फिर से वो रिवर्सिबल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पोजीशन को पहुंच सके। तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास और रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन शुरू हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। और वो क्यों करेगा इसको कम? क्योंकि आपने इसको इंक्रीज किया है। इसी तरह अगर मैं क्या करूं, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करो, इसको डिक्रीज करूंगा तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस डिस्टर्बेंस के लिए वो आपकी चेंज को अंडू करेगा। यदि आपने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है तो वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहेगा। इसी तरह वो आपकी चेंज को अंडू करेगा। और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास कौन सा डायरेक्शन, यानी आवर रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह आप हाइड्रोजन के साथ अगर करेंगे सेम प्रोसेस, सेम जैसे कि हाइड्रोजन की नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को आपने इंक्रीज किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया। जब आपने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। इसी तरह हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को आप डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर आप अमोनिया की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते, अमोनिया की कंसंट्रेशन आप क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन इस चेंज को अंडू करेगा, यानी वो अमोनिया की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा कि ये क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। और अमोनिया की कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है? जरा देख ले, बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास अमोनिया इस्तेमाल हो रही है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बन रही है। सो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास अमोनिया डिक्रीज हो रहा है, तो our reaction will shift in a backward direction, our reaction will shift in backward direction। क्लियर है? इसी तरह अगर आप अमोनिया की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं? डिक्रीज करती है, इंक्रीज करने पे बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चला गया, तो डिक्रीज करने पे हमारे पास आप लोग ये पूरा प्रोसेस लिख के फिर आपको आंसर मिलेगा कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? अच्छा, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि ये सारी चीजें आपको 0% भी नहीं आएगी अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटेल से नहीं पढ़ा है। तो मैं पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्सल रिएक्शन, ये सारी चीजें आप डिटेल से पढ़ के आ जाए, फिर ये वाली लेक्चर देखना शुरू करें। क्लियर है? अब मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ इसके लिए। नेक्स्ट सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो क्या होगा? अब बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी 2 लगाते हैं तो नहीं, अब ज्यादा कर दिया, अब सही है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ? ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन सपोज करते कि ये इक्विलिब्रियम पर है, तो मैंने क्या किया? ये इक्विलिब्रियम पर था लेकिन मैंने SO2 की कंसंट्रेशन को क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो अब वो क्या करेगा? SO2 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहेगा कि वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो इसके लिए आप लोग खुद देखें SO2 की कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आवर रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और जरा देखें, जरा मैं वीडियो की लेंथ को देख लो, लेंथ अभी यानी कम है, तो हम जा सकते हैं कुछ और भी ऐसे ही लेक्चर में। तो जरा देख ले, हमने SO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या करेगा? आपकी इस चेंज को अंडू करने की कोशिश करेगा ताकि वो फिर से इक्विलिब्रियम की पोजीशन को गेन कर सके। तो वो आपकी चेंज को किस तरह अंडू करेगा? आपने इंक्रीज किया तो वो डिक्रीज करेगा। और इस प्रोसेस के लिए हमारा कौन सा रिएक्शन शुरू हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस यूज होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास अगर हम इस तरह करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, तो हमें प्रोडक्शन ऑफ
हमें प्रोडक्शन ऑफ SO3 ज़्यादा मिलेगी, यानी इसकी कंसंट्रेशन ऑफ ज़्यादा होगी। प्रोडक्शन ऑफ SO3 विल बी इंक्रीजेस। ये टर्म भी याद रखा करें, ये लिख कर करें आप लोग। इसी तरह आप ऑक्सीजन की अच्छा इसको आप डिक्रीज करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी तरह आप ऑक्सीजन के लिए करेंगे तो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये वाला इफेक्ट सेम है, लेकिन उस तरफ जो होगा यानी प्रोडक्ट में उसके लिए फिर डिफरेंट हो जाएगा। यानी आप SO3 की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये एक मिक्सचर है रिवर्सिबल रिएक्शन का, इसमें आप SO3 डालते हैं ऊपर से, तो यहाँ SO3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए वो फिर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि वो आपकी इस चेंज को अंडू कर सके। यानी वो क्या करेगा, SO3 की कंसंट्रेशन को आपने इंक्रीज किया है वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास SO3 की कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास SO3 इस्तेमाल होकर यूज होकर हमें ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन दे रही है। तो SO3 डिक्रीजिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन शुरू हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और SO3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह आप SO3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसी तरह यानी यहाँ से आप SO3 को बार बार उठाएंगे तो आपके पास ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आपके पास SO3 की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती जाएगी। आप SO3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, डिस्टर्ब होगा, फिर वो SO3 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहेगा और इसके लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हो गई कंसंट्रेशन की इफेक्ट। अब हम चलते हैं प्रेशर की इफेक्ट को समझते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। बहुत ज्यादा अगर हम खामोश होते हैं तो ये भी हमारे लिए बेहतर नहीं है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। कभी कभी हम गाना भी गाएंगे, कभी कभी हम गजल भी पेश करेंगे, कुछ भी हमें मिलेगा। यानी कुछ पढ़ने के लिए नहीं होगा तो कुछ गाएंगे तो जरूर। क्लियर। तो अब हम आते हैं प्रेशर की तरफ कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर। जरा देख ले मेरे पास यही अमोनिया वाला रिएक्शन में फिर से लिखता हूँ कि N2 + 3H2 विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हमें क्या दे रही है, अमोनिया दे रही है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी हमारे पास क्या है, गैस। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो प्रेशर के लिए आप लोग लिख दे कि जब भी हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज प्रेशर the reaction shift in that direction having lesser number of moles। बस ये वाला रूल याद रखें तो फिर आपको सारी बातें आसान हो जाएगी। जरा देख ले मेरे पास ये रिएक्शन है। अब अगर इसके लिए मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं प्रेशर को क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो मैंने क्या कहा है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में जिस तरह हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। अब अगर मैं रिएक्टेंट साइड्स में देख लूं तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 + 3, 4 नंबर ऑफ मोल्स है, और प्रोडक्ट साइड्स में मेरे पास 2 नंबर ऑफ मोल्स है। तो प्रोडक्ट साइड में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब अगर मैं प्रेशर इस रिएक्शन के लिए इंक्रीज करूंगा तो मेरा रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड में। यानी क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है। सो इफ वी इंक्रीज प्रेशर तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन शुरू हो जाएगा, our equilibrium will shift in forward direction, our equilibrium will shift in forward direction। क्लियर है। यानी हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन क्या होती जाएगी, अमोनिया की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी, अमोनिया की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है। इसी तरह आप इस रिएक्शन के लिए प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन विल शिफ्ट, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। फिर अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उधर जाएगा जितना नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज्यादा हो। तो प्रेशर को मैंने डिक्रीज किया तो आवर रिएक्शन विल शिफ्ट या आवर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन हैविंग अ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। तो ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ में, हमारे पास रिएक्शन की तरफ में है, और रिएक्शन की तरफ हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होगा, इफ वी डिक्रीज प्रेशर बैकवर्ड रिएक्शन, हमारा रिएक्शन विल शिफ्ट इन
backward direction. Our reaction will shift in backward direction. क्लियर है? तो ये हो गए हमारे पास प्रेशर की इफेक्ट है। इस तरह आपको एक और एग्जांपल में लिख दो, ये एग्जांपल नंबर 1 है और एग्जांपल नंबर 2 कि ये देख ले हमारे पास H2 प्लस I2 का गैस है, यानी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जब रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो इसके लिए अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे मेरे पास कौन सा रिएक्शन शुरू होता है या रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जिधर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। अब जरा देख ले, यहाँ तो दोनों तरफ में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है। इधर भी नंबर ऑफ मोल्स 2 है और इधर भी 1 जमा 1 कितने हैं, 2 है। ये जो कोएफिशिएंट होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को शो करते हैं। केमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट आपको नजर आते हैं, इट शोज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इट्स दिस एलिमेंट, दिस कंपाउंड, दिस मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास दोनों तरफ में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है। इधर भी नंबर ऑफ मोल्स 2 है, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स 2 है। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता ऐसे रिएक्शन के ऊपर, हमारे पास प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं सिमिलर केस का, N2 + O2 gives us 2NO। इस पर भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। आप प्रेशर बढ़ाते हैं या डिक्रीज करते हैं, इस पर कोई असर नहीं होता, यानी इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता प्रेशर के चेंज करने से। ऐसे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता प्रेशर के चेंज करने से, यानी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता इसी तरह की रिएक्शन के ऊपर। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा रिएक्शन उस तरफ में क्यों जाता है जिधर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। क्योंकि अब आप लोग कहेंगे कि सर आपने कहा कि इक्विलिब्रियम जो है वो बिल्कुल आपके अगेंस्ट जाता है। जब भी आप इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज करते हैं तो वो आपके इस चेंज के अपोजिट जाता है, यानी आप किसी चीज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो वो इस चीज का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, मतलब आपके अपोजिट जाते हैं। अब यहाँ पर जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इस तरह होना चाहिए था कि हमारा इक्विलिब्रियम प्रेशर को डिक्रीज करता, यानी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रेशर को इंक्रीज करने से हमारा रिएक्शन उधर जाता जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम हो रहा है। ये वो वाली बात तो नहीं हो गई कि ये इक्विलिब्रियम हमारे अपोजिट जा रहा है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से अभी भी वही बात हो रही है, लेकिन ये बात थोड़ी छिपी हुई है। किस तरह? आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। लेट्स सपोज हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 100 है, क्लियर है, और वॉल्यूम कितना है, वो है हमारे पास 10। वॉल्यूम कितना है, 10। तो अब हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइड बाई 10, मेरे पास कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10। और कंसंट्रेशन जो है अगर मैं वॉल्यूम को थोड़ा चेंज कर दो, ज्यादा कर दो या कम कर दो, क्लियर है, यानी वॉल्यूम को मैंने कितना कर दिया, 5 कर दिया, तो मेरे पास कंसंट्रेशन हो जाएगा 20। क्लियर है? अब जरा देख ले, मैंने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं किया है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं किए है, लेकिन कंसंट्रेशन डायरेक्टली रिलेशन में है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, आप लोग देख सकते हैं। अब जब मैं क्या करता हूं, प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, तो आपको पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, एंड दिस इज आवर बॉयल्स लॉ ऑफ गैसेस। जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब जरा देख ले, मैं जब प्रेशर को इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो हमारा कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम को ये लग जाता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम क्या हो गए, बढ़ गए। जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज करने के साथ हमारा कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो कंसंट्रेशन किस तरह बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब ये है कि हमारे इक्विलिब्रियम को ये लग जाएगा कि ये तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, इसलिए हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जबकि असल में नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ रहे, वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे इक्विलिब्रियम को ये लग रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स से ज्यादा होने की वजह से अब वो चाहेगा कि मैं नंबर ऑफ मोल्स को क्या करूंगा, कम करूंगा। तो इस वजह से जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम को ये लगता है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए,
तो वो हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, वो नंबर ऑफ मोल्स कम करने की कोशिश करता है, तो वो उधर शिफ्ट होता है जिधर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कम होते हैं। अब अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास कंसंट्रेशन जरा देख लें, यहाँ पर जब हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर मैंने वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम 5 है, यहाँ पर 10 है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। मतलब अब इक्विलिब्रियम को ये लगेगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम क्या हो गए, कम हो गए। तो हमने जब प्रेशर को डिक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम इक्विलिब्रियम के लगे कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो अब वो उस तरफ जाएगा जिधर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज्यादा हो। तो अभी भी वही बात हो रही है जो मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम हमारे अगेंस्ट जाता है, जो भी चेंज हम लेकर आते हैं वो हमारे चेंज के बिल्कुल अपोजिट जाता है। तो ये हो गए हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे, किसकी, वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। क्लियर है? वॉल्यूम आपके बुक यानी सिलेबस में नहीं दिया गया है कि आप वॉल्यूम की भी इफेक्ट को हमें बता दें, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि वॉल्यूम पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब अगर आप जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर देते, क्या करते थे, इंक्रीज, तो रिएक्शन उधर जा रहा था जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। तो वॉल्यूम को जब हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच अपोजिट रिलेशनशिप है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो, यानी ज्यादा हो। क्लियर है? इसी तरह जब आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे थे, तो रिएक्शन उधर जा रहा था जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, ग्रेटर थे, इसी तरह जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच क्या है, अपोजिट, एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम की इफेक्ट का भी पता चल जाएगा। अब हम लास्ट वन यानी टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू ली शार्टर प्रिंसिपल। थर्ड जो है हमारे पास ये फोर्थ हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो जरा देख ले, आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये आपको क्या दे रहा है, C दे रहा है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है। इनमें ये रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक हो सकता है या एंडोथर्मिक हो सकता है। मैं कहता हूँ कि ये रिएक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है, यानी इसके लिए जो डेल्टा H है वो नेगेटिव है। वो क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर आप ये सिर्फ मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, डेल्टा H की बात नहीं कर रहा। यानी ये जब ये रिएक्शन हो रहा था, ए और बी मिलकर सी बना रहे थे, तो हमारे पास सी भी बन गया और साथ साथ में ये वाला हीट भी प्रोड्यूस हुआ, तो इसका डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये वाला रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मेरे पास हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जिस डायरेक्शन में मेरे पास हीट प्रोड्यूस होता है उस डायरेक्शन को हम एक्सोथर्मिक डायरेक्शन कहते हैं। और इस डायरेक्शन को देख के जब मेरे पास सी और इतना हीट मिलकर फिर हमें क्या दे रहे हैं, ए और बी दे रहे हैं, यानी ए और बी सिर्फ सी से नहीं बन रहे, सी इतने हीट के साथ मिलकर ए और बी बना रहे हैं। तो ये वाला यानी बैकवर्ड वाला रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। तो एक हमारे पास है या तो फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक होगा या बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा, या तो फॉरवर्ड एंडोथर्मिक होगा या बैकवर्ड एंडोथर्मिक होगा। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन which proceeds through the absorption of heat, यानी इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, एंडोथर्मिक में। क्लियर है? या आप लोग लिख सकते हैं when we increase temperature equilibrium will shift in that direction which proceeds through the absorption of heat, यानी equilibrium will shift in a endothermic reaction which is a endothermic, that reaction will start which is a endothermic, ये भी लिख सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, इसके साथ आप लोग ये भी लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। अब जरा देख ले, मैं इस रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, अगर टेम्परेचर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो,
मैंने क्या किया, यानी इस रिएक्शन को मैंने हीट दे दिया, मैंने क्या कर दिया, हीट दे दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। अब वो चाहेगा कि आपने जो हीट दिया है वो क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए, यानी खत्म हो जाए या कम हो जाए जो हीट आप दे चुके हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है कि आप हीट दे चुके हैं, हीट इंक्रीज किया है, तो आपने हीट को इंक्रीज किया और वो क्या करेगा, इस हीट को डिक्रीज करेगा या रिमूव करेगा, आपने ऐड किया है वो रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास हीट डिक्रीजिंग या हीट रिमूविंग किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस रिएक्शन में, बैकवर्ड में, क्योंकि आप लोग देख ले ये वाला रिएक्शन जब हो रहा है तो सी के साथ इतना हीट मिलकर तब हमें ए और बी दे रहा है, यानी इस डायरेक्शन में मेरे पास हीट इस्तेमाल हो रहा है, दिस डायरेक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब हम इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन, यानी our reaction will shift in backward direction, our reaction will shift in backward direction। सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो चाहेगा कि वो टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, कि टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब हीट इंक्रीज हो जाए, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, आपने हीट को कम किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, अब वो चाहेगा कि हीट ज्यादा करो। तो हीट मेरे पास इस रिएक्शन में किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, जब ए और बी मिलकर सी बनाते हैं तो इसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला रिएक्शन शुरू हो जाएगा, यानी और रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमारे पास सी की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। इसी तरह ये वाला रिएक्शन है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 1, N2 plus 3H2 gives us 2NH3। इसके लिए जो डेल्टा H है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली -92.4 किलो जूल पर मोल है, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब हमारे पास ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड रिएक्शन में ये क्या है, एंडोथर्मिक। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, तो मेरे पास कौन सा रिएक्शन शुरू होगा, बैकवर्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप हीट को इंक्रीज करते हैं तो वो हीट को कम करने की कोशिश करेगा, और हीट मेरे पास किस तरफ में डिक्रीज होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मेरे पास हीट प्रोड्यूस हो रहा है, डेल्टा एच इसके लिए क्या है, नेगेटिव है, फॉरवर्ड तो एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड में तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो डिस्टर्ब होगा, तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और टेम्परेचर किस तरफ में डिक्रीज होगा, एंडोथर्मिक वाले डायरेक्शन में, यानी हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन क्या होती जाएगी, अमोनिया की प्रोडक्शन कम होती जाएगी। क्लियर है। इसी तरह अगर आप लोग इस रिएक्शन को देख ले, एग्जांपल नंबर 3 H2, या इसको आप एग्जांपल नंबर 2 कह दे, इसलिए क्योंकि ये तो जनरल रिएक्शन है, H2 plus I2 gives us 2HI, इसके साथ साथ हमें 3000 कैलोरीज पर मोल एनर्जी भी मिलते हैं, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज किस तरफ में हो रहा है, फॉरवर्ड में तो हमारे पास मजीद हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और बैकवर्ड में मेरे पास हीट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड और इतनी एनर्जी मिलकर मेरे पास H2 और H2 बन रही है, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास हीट इस्तेमाल हो रहा है, यदि हीट कम होगा तो मेरे पास टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर भी मेरे पास इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। क्लियर है। हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू ली शार्टेड प्रिंसिपल, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, याद रखिए कि ये जो ली शार्टेड प्रिंसिपल है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, द एनहेंसमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन को की इंक्रीजिंग के लिए हम ली शार्टेड प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड ऑन इंडस्ट्रियल लेवल फॉर हायर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। क्लियर है। तो मेरे पास
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि N2 प्लस 3H2 है और ये हमें क्या दे रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन 2NH3, इसके लिए डेल्टा H है वो क्या है, -22.4 किलो कैलोरीज पर मोल, और अगर आप किलो जूल में लिखना चाहते हैं तो -92 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल आता है। यानी ये वाला रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है और इस डायरेक्शन में क्या है, एंडोथर्मिक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, if I want more production, if I want more production of NH3, what should I do? मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे इस रिएक्शन से अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, यानी मैं चाहता हूँ कि इस रिएक्शन से मुझे बहुत ज़्यादा अमोनिया मिल जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? तो पहले मैं कंसंट्रेशन के मुताबिक बात कर दूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहिए। N2 की कंसंट्रेशन को मैं बढ़ाऊँगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, H2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूँ, तब भी मेरे पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। या मैं क्या कर सकता हूँ, अमोनिया की कंसंट्रेशन को कम करके, यानी यहाँ से मैं अमोनिया कुछ मिकदार में ले लूँ तो मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगा और मेरे पास ये वो अमोनिया जो मैंने डिक्रीज किया है वो फिर से पैदा हो जाएगा। फिर मैं फिर से अमोनिया ले लूँ उनसे तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा और अमोनिया बनेगा। इसी तरह मैं बार बार अमोनिया लूंगा और वो बार बार अमोनिया बनाएगा तो मेरे पास अमोनिया की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। यानी अमोनिया की कंसंट्रेशन को मैं क्या कर दूँ, डिक्रीज कर दूँ। सेकंड, अगर मैं प्रेशर के निस्बत बात कर दूँ प्रेशर, तो मैं प्रेशर पे क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा अमोनिया की प्रोडक्शन बन जाए तो मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूँ, क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज करूँगा तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो। तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमारे पास उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, यानी अमोनिया की प्रोडक्शन होगा। सेकंड, अगर मैं वॉल्यूम की बात कर दूँ तो वॉल्यूम का मैं क्या कर सकता हूँ, अगर प्रेशर इंक्रीजिंग की वजह से हमें अमोनिया की प्रोडक्शन मिलती है तो वॉल्यूम को मैं क्या करूँगा, डिक्रीज करूँगा, ये आपको पता है। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्थ, टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर का मैं क्या कर दूँ कि टेम्परेचर, अगर मुझसे पूछा गया कि टेम्परेचर के थ्रू आप इस रिएक्शन से अमोनिया की प्रोडक्शन इंक्रीजिंग चाहिए तो मैं टेम्परेचर का क्या करूँगा, क्योंकि ये वाला रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा। लेकिन याद रखें कि यहाँ हर रिएक्शन के लिए क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उधर जाता है जिधर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उधर जाता है जिधर हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो बिल्कुल कौन सा रिएक्शन शुरू होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू होगा, क्योंकि इंक्रीज करेंगे तो एंडोथर्मिक होगा और एंडोथर्मिक होगा तो फिर तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की प्रोडक्शन होगी, हमें अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, नहीं हमें फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू करने के लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहिए। क्लियर है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन कितना, आप लोग याद रखें 450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इतना ही है, इससे ज़्यादा और इनसे कम नहीं होना चाहिए। ये मॉडरेट टेम्परेचर है इस रिएक्शन के लिए, ये एक एक्सेप्शन केस है। तो ये हो गई हमारे पास इस रिएक्शन के लिए यानी कंसंट्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, प्रेशर में क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम में क्या कर सकते हैं, अगर आप अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहते हैं, अगर आप अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा चाहते हैं। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक और अच्छा, यहाँ से मैं क्वेश्चन किस तरह तैयार कर सकता हूँ। ऑप्शन ए है कि मैं क्या कर दूँ इस रिएक्शन के लिए, प्रेशर को डिक्रीज कर दो, बी क्या कर दो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो, सी
सी वॉल्यूम को क्या कर दो, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो, या ऑप्शन बी अमोनिया की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दो ताकि मुझे ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाए। यानी यहाँ पर वो आपसे पूछेगा व्हाट शुड आई डू टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, व्हाट शुड आई डू टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, व्हाट शुड आई डू टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, प्रेशर को डिक्रीज कर दो। प्रेशर को आप डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जितना नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज्यादा हो। इसी तरह टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये वाला तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अब इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यानी हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ना तो ये है ना ये वाला है। सी वॉल्यूम को मैं डिक्रीज कर दो, आपको पता है प्रेशर को डिक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, और वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर, अच्छा वॉल्यूम के लिए मैं ऑप्शन गलत लिख चुका हूँ, वॉल्यूम को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो प्रेशर को डिक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, और वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, ज्यादा हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला ऑप्शन जो है वॉल्यूम के इंक्रीज करूंगा तब भी मेरे पास रिएक्शन उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होती है, यानी मतलब हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन शुरू होगा क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, यानी हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन कम होगी क्योंकि अमोनिया इस्तेमाल होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं, अमोनिया की कंसंट्रेशन को मैं डिक्रीज कर दूं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन किस डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन शुरू करेगा। आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो वो अमोनिया की कंसंट्रेशन को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये हो गए हमारे पास एक क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने लिए भी खुद कुछ क्वेश्चन बना दे। इसी तरह हमारे पास SO2 है प्लस O2 है, और ये हमें क्या दे रहा है, SO3 2SO3, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन। इसके लिए आप लोग, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर लेट सपोज मुझे अब ये नहीं पता कि इनमें से एक्सोथर्मिक कौन सा है, एंडोथर्मिक कौन सा है, लेकिन मैं लेट सपोज करता हूँ कि ये वाला रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है और ये वाला जो है ये एक्सोथर्मिक है। सपोज करता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा वाला एक्सोथर्मिक है कौन सा वाला एंडोथर्मिक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ आई नीड ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ SO3, मुझे SO3 की प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा चाहिए, तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, नंबर 1 SO3 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दो, बी O2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, O2 की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। सी मैं क्या कर सकता हूं, प्रेशर को नहीं, प्रेशर को नहीं, टेम्परेचर को मैं क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर को मैं क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। या डी में क्या ऑप्शन है, बी एंड सी, क्लियर है, यानी बी एंड सी दोनों कर दो। मैं क्या कर दो, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम कर दो, या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दो, या टेम्परेचर को इंक्रीज करो, या फिर मैं बी एंड सी दोनों कर दो ताकि मुझे SO3 की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज्यादा मिल जाए। तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, यानी इन तीनों में से 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके पास। आप लोग जरा देख ले और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे। तो यह हम अपनी रीशार्टेड प्रिंसिपल वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 02 में, और फिर इसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। अभी मैंने देखा नहीं कि इसके बाद कौन सा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपनी मेहनत जारी रखें।